A very happy good evening to all my dear students. तो स्टूडेंट्स, आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक नया थ्योरी को जानेंगे और उस कंसेप्ट और थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आते हैं बिल्कुल हम लोग इनिशियल स्टेज में। जब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जाना। उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम लोगों ने क्या देखा, एक ऐसा पार्ट था जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर था और एक ऐसा पार्ट था जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट था उसे हम लोगों ने आयोनाइजेशन स्फीयर वाला पोर्शन कहा और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था उसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा। अब जब उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जब हम लोगों ने देखा तो क्या देखा कि उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक सेंट्रल मेटल एटम था और उस सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स अटैच था और लिगेंड्स के नीचे एक नंबर लिखा हुआ था और वो नंबर जो था वो कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट कर रहा था। ये हम लोगों ने चैप्टर के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस तरह के सॉल्ट का, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करना सीखा। सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जाना, लिगेंड के बारे में जाना, उनके नेचर के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझा, ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोगों ने समझा, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करना जाना। नेमिंग करने के प्रोसेस में जब नोमेनक्लेचर का प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया तो उसी नेमिंग प्रोसेस में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स आ रहे थे जिनमें सारे स्पीसीज सेम थे, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब सेम थे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड सब सेम थे, लेकिन फिर भी उनका नाम डिफरेंट था, फिर भी उनका प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था। और इस तरीके से हम लोगों ने उन डिफरेंट कंपाउंड्स जिनके स्पीसीज सब सेम थे फिर भी उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे, तो उनके प्रॉपर्टीज को पढ़कर हम लोगों ने एक आइसोमेरिज्म कंसेप्ट सीखा। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन, हम लोग के सामने एक क्वेश्चन अभी निकल के आया कि आखिर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कैसे कंबाइन करता है। हमारे दिमाग में क्वेरीज आ रहा था कि कैसे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्मेशन को बताने के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किस तरीके से बनता है इस प्रोसेस को बताने के लिए, या मेटल लिगेंड के साथ कैसे कंबाइन करता है इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को बताने के लिए एक थ्योरी दिया गया और उसी थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहां देखिए नाम में लिखा हुआ है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जो है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही बताने जा रहा है, ये थ्योरी बताने जा रहा है कि कैसे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैसे मेटल लिगेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, या फिर ये थ्योरी यही बताएगा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है या कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस थ्योरी में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं ये समझ में आ गया होगा। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टेक्स प्लेस, और वी कैन से हाउ द सेंट्रल मेटल एटम कंबाइन विथ द लिगेंड। नाउ दीज क्वेरीज, these questions can be solved out by knowing the a very important theory known as the valence bond theory. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले इसमें एक वर्ड आएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये वर्ड हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के लिए नया नहीं है, ये पहले भी आप समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूं, मैं दोबारा से समझा देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड को समझने के लिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मिक्स मीनिंग होता है कि जितने भी मेटल एटम के पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें अलग होते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं।
तो सभी सबसेल का जितने एक मेटल एटम के अंदर में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स हैं, उस डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स के जो ऑर्बिटल हैं उनका शेप, साइज, एनर्जी सब अलग अलग है। तो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होगा? तो शेप, साइज और एनर्जी को, फिर से मैं बोल रहा हूं, शेप, साइज और एनर्जी को बराबर करने के लिए सभी ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाना, जिसमें सभी सबसेल के ऑर्बिटल्स का शेप, साइज और एनर्जी सेम रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैं समझाता हूं, इसको एग्जांपल से समझो। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन समझोगे तभी इस थ्योरी को समझ पाओगे। इस थ्योरी में ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, इसमें जो भी बात हम लोग को समझना है वो क्वेश्चन बनाने से ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन उसमें एक वर्ड आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उस हाइब्रिडाइजेशन को आपको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ट्रांजिशन मेटल लिया जिसका नाम है F, सिंबल है Fe और नाम है आयरन। एटॉमिक नंबर कितना? 26। उसके हिसाब से मैंने इस आयरन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आर्गन दैट इज एटॉमिक नंबर 18, 3d6, 4s2। तो 18 और 220 और 226 हो गया। अब मैंने 3D को यहां बनाया। आप जानते हैं स्टूडेंट कि डी सबसेल में 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए। जो ये एक एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक एक स्क्वायर बॉक्स जो बना हुआ है, यही आपका ऑर्बिटल है। और इन सभी ऑर्बिटल्स को मिला दोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा क्या कहलाएगा? सबसेल कहलाएगा। तो डी सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, उसके बाद फिर शुरू से स्टार्ट किया गया और इसमें हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3D में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर भर दिया, फिल कर दिया। अब देखिए 4p खाली है, 4p यहां है नहीं, मतलब 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब स्टूडेंट जरा आप यहां पर देखिए, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। लेकिन एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 1। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 3। इसी बात को आप यहां पर देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसेल जो होते हैं वो एस, पी, डी, एफ है। जरा इन सबसेल का शेप देखो तो एस सबसेल का शेप स्फेरिकल है, पी सबसेल का शेप डंबल है, डी सबसेल का शेप डबल डंबल है और एफ सबसेल का शेप कॉम्प्लेक्स है। तो इन सभी सबसेल का शेप क्या है? अलग अलग है। और देखो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 3। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 7। मतलब शेप के साथ साथ ऑर्बिटल का नंबर भी अलग अलग है। अब जरा इस ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन देखो। एस सबसेल के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और एफ सबसेल के 7 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो इस एस जितने भी सबसेल हैं, इन सभी सबसेल का शेप, साइज, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी सब अलग अलग है। तो फिर मेटल क्या करता है? किसी दूसरे एटम के साथ जब वो कंबाइन करने जाता है, मेटल ही नहीं स्टूडेंट, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने जाता है तो पहले उसके पास जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब को वो मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें बने हुए ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सब सेम रहेगा। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स जिनका शेप, साइज, एनर्जी सब अलग अलग है, उनको मिक्स करके एक नया तरह का ऑर्बिटल बनाना, जिसमें बनाए गए नए ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कभी भी बॉन्ड बनाने से पहले सबसे पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले होता है एनर्जी, शेप, साइज और एनर्जी का इक्वल करना, इक्विवेलेंट करना। जैसे स्टूडेंट मैं छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। देखिए आप और आपके फ्रेंड्स जो आपके कॉलेज में रहते हैं, अब वो अलग अलग टीचर के पास अपने कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर रखे हैं, वो अलग अलग राइटर के बुक प्रीफर करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो सब अपने एनर्जी को बराबर कर लेते हैं। मतलब जितना सिलेबस है सब लोग उतना सिलेबस पढ़ के आते हैं, सबके पास एडमिट कार्ड होता है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, सब अपने अपने हिसाब से डिफरेंट कलर के पेन लेके जाते हैं, डिफरेंट कलर के पेन लेके गए, सब लोग एडमिट कार्ड लेके गए, सब लोग ड्रेस पहन लिए, सब लोग उतना ही सिलेबस को पढ़ के गए, सब लोग एक टाइम में पहुंच गए। तो अलग अलग
स्टूडेंट जो अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहे थे, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे, वो सब एक ही सिलेबस को पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही एडमिट कार्ड को लेकर, जो एडमिट कार्ड इशू किया गया उसी एडमिट कार्ड को लेकर अपने सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे गए। तो जो काम आप करते हैं वही काम यहां भी होता है। यहां क्या होता है कि जब भी कोई एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने जाएगा तो पहले वो अपने पास रहने वाले जितने भी डिफरेंट ऑर्बिटल हैं उन सभी ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी को इक्वल करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां भी वही बात है कि जब सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने जाता है तो पहले वो सेंट्रल मेटल एटम अपने पास डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें बने गए नए ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सारे के सारे बराबर होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को समझने के बाद अब हम लोग इस थ्योरी में आ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें बताएगा बॉन्ड के फॉर्मेशन को। किसके बॉन्ड के फॉर्मेशन को? सेंट्रल मेटल एटम का लीगेंड के साथ, या लीगेंड का सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही बात इस थ्योरी में बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट सुन लीजिए, इंट्रोडक्शन पॉइंट सुन लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी दिया गया था, एक्सप्लेन किया गया था लिनस पॉलिंग के द्वारा इन द ईयर 1931। 1931 में लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि कैसे सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसमें लिनस पॉलिंग का कहना था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, जिसको स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल मतलब वो ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे स्टूडेंट मैंने अभी जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैंने सभी इलेक्ट्रॉन को फिल किया, तो आपने देखा कि 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो वो सारे ऑर्बिटल कैसे हो गए? वो हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दो ही स्पीसीज होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लीगेंड। सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है? वो लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है? क्योंकि उसके सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो दूसरा स्पीसीज है स्टूडेंट, जो दूसरा स्पीसीज है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, वो सेंट्रल मेटल एटम के बाद कौन है? वो है लीगेंड्स। और लीगेंड्स क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। मैंने ट्रिक में आपको लीगेंड का डेफिनेशन याद करने का तरीका बताया था। L स्टैंड फॉर द लोन पेयर, D स्टैंड फॉर द डोनर। तो लीगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो आखिर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहां रह रहे होंगे? वो आपके ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस लीगेंड्स के पास जो ऑर्बिटल है स्टूडेंट, वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। पहले दो पॉइंट को समझो। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दो ही स्पीसीज है। अगर आप कह रहे हैं कि एक कपल है, तो एक कपल में एक होगा मेल जेंडर और एक होगा फीमेल जेंडर। एग्जैक्टली अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक होगा सेंट्रल मेटल एटम और एक होगा लीगेंड। सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और लीगेंड के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो अब होता क्या है कि दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। कौन से ऑर्बिटल? सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लीगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल। दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब होता है मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं। और जब वैकेंट ऑर्बिटल और लीगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करता है,
तो फिर उस केस में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, सेंट्रल मेटल एटम नेचर वाइज कैसे हैं? लेविस एसिड। ये नेचर वाइज कैसे है? लेविस बेस। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन रिच। तो दोनों अपोजिट नेचर का है। अपोजिट नेचर होने के कारण से दोनों को एक दूसरे से एफिनिटी रहता है। एफिनिटी होने से, लगाव होने से वो दोनों एक दूसरे के पास में आता है, और जब पास में आता है तो अपने एफिनिटी को और बढ़ाने के लिए, अपने अट्रैक्शन को और बढ़ाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है और लीगेंड का जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों आपस में मिक्स कर जाता है, जहां पर लीगेंड अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है। तो इसको अपना रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसको इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया। तो दोनों एक दूसरे के नेचर के अपोजिट है और दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल जब लिगेंड के फुलफिल ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं? वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होते हैं। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो पॉइंट क्लियर करूंगा, बट आई मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल हैं, आखिर वो वैकेंट ऑर्बिटल किस सेल के हैं? तो सबसे बाहर वाला, सबसे वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल का वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और लिगेंड जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, वो लिगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी वैलेंस सेल का होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस सेल का वैकेंट ऑर्बिटल जब लिगेंड के वैलेंस सेल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सिंस दोनों मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ओवरलैप करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, इसीलिए थ्योरी का नाम दिया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इसका भी वैलेंस सेल और इसका भी वैलेंस सेल, लेकिन इसके वैलेंस सेल का कैसा ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके वैलेंस सेल का कैसा ऑर्बिटल? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यही बात लिनस पॉलिंग ने 1931 में अपनी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया कि थ्योरी का नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पड़ा। बॉन्ड तो समझ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? दोनों का नेचर अपोजिट होता है, तो दोनों दूसरे की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते जाते हैं, और जब अट्रैक्ट होते जाते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल, देखो ना मेरे दोनों हाथ को देखो ना, इसमें एक भी पेन नहीं है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। देखो इसमें इस हाथ में मेरा पेन है मतलब ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इसको क्या बोले? सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोले? लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल क्या हुआ? दोनों मिक्स कर गया, दोनों ओवरलैप हो गया, और इस तरीके से देखिए दोनों सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जुड़ गया और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल देगा। कितना वैकेंट ऑर्बिटल देगा? तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट आपको देखने आता है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड को देगा। अब लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को? फिर वही बात, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतना ही लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब मिक्स विद द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को देता है, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही लोन पेयर लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को देता है। तो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर यहां पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर आप बता सकते हैं कि मेटल का कितना वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का कितना लोन पेयर आपस में कंबाइन करने वाला है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात है, क्वेरी दिमाग में आता है कि आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों बन रहा है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है, या कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है। तो देखो स्टूडेंट, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये डोनेट नहीं कर रहा है, सिर्फ यही डोनेट कर रहा है। तो जब दो स्पीसीज में से एक डोनर हो दूसरा एक्सेप्टर हो, एक डोनर हो दूसरा एक्सेप्टर हो, तो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लो, तुमको मालूम चल जाएगा कि वैकेंट ऑर्बिटल कितना दे रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लो, तुमको मालूम चल जाएगा कि लिगेंड उस वैकेंट ऑर्बिटल में कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, अब सुनो इस बात को, जब सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से ओवरलैप करने जाता है तो पहले अपने खुद के ऑर्बिटल्स के शेप, साइज और एनर्जी को बराबर करता है। मतलब पहले ये खुद हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करता है। मतलब स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, इस थ्योरी में पहले क्या हुआ, पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ और तब जाके ओवरलैपिंग हुआ। अगर आप ये बात समझ गए तो ये थ्योरी समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स करना ताकि उसका शेप, साइज, एनर्जी सब बराबर हो जाए और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से कंबाइन करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल को लिगेंड के पास लेके जाता है या उससे अट्रैक्ट हो जाता है और फिर अपना सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का फुलफिल्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर जाता है और आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर 2 एग्जांपल से अपनी बातों को और क्लियर करता हूं। देख के बताओ इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितना है? 6। गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब तुम क्या समझे? 3 पॉइंट कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना होगा? उस 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट किया होगा। किसको? 6 वैकेंट ऑर्बिटल दिया होगा लिगेंड को। और सिमिलरली लिगेंड जो है वो 6 फुलफिल्ड ऑर्बिटल लोन पेयर डोनेट किया होगा। लोन पेयर डोनेट किया होगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम का 6 वैकेंट ऑर्बिटल जब लिगेंड के 6 लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप किया होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। चलो फिर इसमें आ जाओ। सेकंड वाले में आप क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट? 4। यहां से 3 बात। पहला बात आपको क्या समझ में आया कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है कॉपर और अमाइन लिगेंड के बीच में। सेकेंड पॉइंट, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बनाने के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है वो कितना? 4 वैकेंट ऑर्बिटल दिया होगा लिगेंड को। 4 वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड को दिया होगा। और सिमिलरली लिगेंड भी जो है वो 4 लोन पेयर जो है वो डोनेट किया होगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो लिगेंड का 4 लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स जब सेंट्रल मेटल एटम के 4 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया होगा, मिक्स किया होगा, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। और ले देखिए अभी तक मैंने क्या बताया? ओवरलैपिंग किसके बीच में? वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड वैलेंस सेल वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड वैलेंस सेल फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। और इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि दोनों सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का वैलेंस सेल ही आपस में कंबाइन या मिक्स या ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा गया। लेकिन इस ओवरलैपिंग से पहले सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर
आप इन दोनों बात को समझ गए होंगे तो अभी तक मैंने एक ही पॉइंट बताया है, और दूसरा पॉइंट बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर आप क्लियरली बता सकते हो कि कितना वैकेंट ऑर्बिटल और कितना लोन पेयर वाला ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों नाम पड़ा ये मैंने बता दिया, क्यों वैलेंस वर्ड यूज किया, क्यों बॉन्ड वर्ड यूज किया गया ये बता दिया, और अभी तक मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने क्या बताया कि मेटल एटम का डिफरेंट जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो अपने शेप साइज एनर्जी को बराबर करने के लिए मिक्स कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं बताने जा रहा हूं। कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, अरे जब आप कोई चीज को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के लिए तो मिनिमम 2 कंपोनेंट होना चाहिए ना। उसी तरीके से जब आप डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो तो वर्ड मिक्स वर्ड यूज करने के लिए तो कम से कम तो 2 ऑर्बिटल होना चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से स्टार्ट किए हैं, 1 से नहीं स्टार्ट किए हैं। अगर कहीं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखे तो आप समझ लेना एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिक्स किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखते ही आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp अगर रहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि 3 ऑर्बिटल को मैंने मिक्स किया है, 1 2 और फिर 3। 3 ऑर्बिटल को मैंने मिक्स किया है शेप साइज एनर्जी बराबर करने के लिए। तो वो 3 ऑर्बिटल मैं कौन कौन सा लिया होगा, एक s का लिए होंगे हम लोग और 2 p का लिए होंगे। तो शेप, अच्छा इस और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जब वो लिगेंड के साथ कंबाइन किया होगा, ओवरलैप किया होगा, तो मॉलिक्यूल का शेप क्या रहा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो स्टूडेंट, 4, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 4 और 6 तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम में 4 और 6 वाला ही बार बार पूछा जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका 2 पॉसिबिलिटी है, sp3 और dsp2। sp3 का मतलब है एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल मिक्स किया है, या फिर एक d का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल। सर ये d बाहर लिखा हुआ है वो क्या है, जैसे स्टूडेंट मान लो मैंने यहां पर कोई भी ट्रांजिशन मेटल लिया, तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल लिया, मान लो 3D सीरीज का लिए हैं, तो 3D सीरीज का कोई भी ट्रांजिशन मेटल लोगे तो उसके लिए इनर्ट गैस तो आपका आर्गन आएगा, फिर 3D आएगा, फिर ये 4s आएगा। तो ये जो 4s है स्टूडेंट, ये तो वैलेंस सेल है और ये इनर सेल है। तो ये जो अगर पहले D लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि इनर सेल का है, और अगर बाद में D लिखा हुआ है तो आपको समझना है वो वैलेंस सेल का है या आउटर सेल का है। तो पहले D लिखा हुआ है मतलब इनर सेल का D, आउटर सेल का एक S और आउटर सेल का 2p। जब ये 4 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो रहा है। sp3 जब शेप आएगा तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 जब शेप आएगा तो स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा स्टूडेंट। उसी तरीके से मैं कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो आप समझना कि सेंट्रल मेटल एटम अपने 5 डिफरेंट ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है शेप साइज और एनर्जी को बराबर करने के लिए। इसी को मिलाकर एक वर्ड में क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, sp3d। इस sp3 का d का मतलब क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल, 3 p का ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल। ये 5 ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं। अगर sp3d नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, dsp3। अगर d पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वो इनर सेल का है, वो इनर सेल का d है और बाकी सब आउटर सेल का है। अच्छा, अगर d राइट हैंड साइड में लास्ट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो सब आउटर सेल का है, वो सब वैलेंस सेल का ही है, जो सब वैलेंस सेल का ही है। खैर d एक d ऑर्बिटल जो होगा, जो d ऑर्बिटल होगा वो इनर सेल का, और sp3 जो होगा वो आउटर सेल का या वैलेंस सेल का आपस में कंबाइन किया होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा उसका शेप क्या होगा, आउटर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन dsp3 होगा उसका शेप क्या होगा, इनर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो मतलब 6 डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। अच्छा, 6 कौन कौन से मिक्स कर सकते हैं, या तो पॉसिबिलिटी sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। ये sp3d2 का मतलब क्या है, s, p और d के जितने भी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं वो सब वैलेंस सेल के हैं, वो सब आउटर मोस्ट सेल के हैं, जिसमें एक s का, 3 ऑर्बिटल p का
और 2 ऑर्बिटल d का कंबाइन कर रहा है। लेकिन अगर D2sp3 रहा तो इसका मतलब है कि जो D2 है वो इनर सेल का है और sp3 जो है वो आउटर सेल का है। तो D2 में 2 ऑर्बिटल हो गए, s के 1 ऑर्बिटल हो गए और 3 p के ऑर्बिटल हो गए। तो इसका मतलब 6 डिफरेंट ऑर्बिटल जो है यहाँ पे आपस में कंबाइन कर रहा है। अगर sp3 D2 हुआ तो उसका शेप क्या होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल, और D2sp3 हुआ तो इसका शेप क्या होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल। मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका शेप टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसका शेप आउटर ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑक्टाहेड्रल है, ये दो को आप बिल्कुल याद करके रखें। और सीधा सीधा बात है कि यहां पर पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन और होता है ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल मेटल एटम अपने खुद के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक नया ऑर्बिटल बनाता है जिसका शेप साइज एनर्जी बराबर होता है। फिर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ले जाकर, उस हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल को ले जाकर लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर देता है, ओवरलैप कर देता है, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के जो भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं वो वैलेंस सेल के हैं। इसीलिए कह रहा है कि जब वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। इसीलिए थ्योरी का नाम लिनस पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया है। अब एक हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर आप जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखेंगे तो वहां पर आपको खुद से पहचानना होगा कि लिगेंड स्ट्रांग है कि लिगेंड वीक है। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे, कि हम मैट्रिक्स से बता रहा हूं, कैसे पहचानोगे कि लिगेंड स्ट्रांग है कि लिगेंड वीक है। तो देखो, जिस लिगेंड में आपको कार्बन या फिर नाइट्रोजन दिख जाए तो वो स्ट्रांग लिगेंड होगा, और जिस लिगेंड में आपको ऑक्सीजन या फिर हैलोजन दिख जाए तो उसको वीक लिगेंड कहना। और लिगेंड को स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, इसी सीरीज को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस बात को तुम ऐसे समझो, जैसे तुम्हारा स्कूल का असेंबली, तो असेंबली नाम क्या पढ़ा है, असेंबली का मतलब क्या होता है, जितने स्कूल में जितने भी क्लास हैं उस क्लास के सभी स्टूडेंट को हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी स्टूडेंट को अरेंज कर देना। हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी क्लास के स्टूडेंट को अरेंज कर देना, इसको एक वर्ड दिया गया असेंबली। उसी तरीके से लिगेंड्स को स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, थायोसाइनाइडो, एस, क्लोराइडो, सल्फाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो और एक्वा, ये सारे के सारे वीक लिगेंड हैं। ये अमाइन, इथाइलिन डाइएमीन, साइनाइडो और यहां पर कार्बोनिल, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। तो क्या सर हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। जिस लिगेंड में आपको कार्बन या नाइट्रोजन दिखे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखिए यहां कार्बन है, आप बोलेंगे सर कार्बन ऑक्सीजन तो दोनों है यहां पर, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहां पर डोनर एटम कौन है? कार्बन है। कार्बन डोनेट किया है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को। ऑक्सीजन क्यों नहीं डोनेट किया? कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए ऑक्सीजन से ज्यादा डोनेट करने का टेंडेंसी कार्बन का है। कार्बन का साइज बड़ा होने के कारण से न्यूक्लियस उस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ के रखा है, इसीलिए कार्बन इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहां पर आपका डोनर एटम कौन है? कार्बन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डोनर एटम कौन है? कार्बन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इथाइलिन डाइएमीन में अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डोनर कौन है? ऑक्सीजन, वीक फील्ड लिगेंड। डोनर कौन है? ऑक्सीजन, वीक फील्ड लिगेंड। डोनर कौन है? हैलोजन, वीक फील्ड लिगेंड। तो जहां जहां आपको कार्बन नाइट्रोजन दिखे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जहां जहां ऑक्सीजन और हैलोजन दिखे वहां वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्या काम है स्टूडेंट? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाएगा। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं अभी, बट आप ध्यान करके रखना, दिमाग में रखना इस बात को कि जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वहां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, और जहां पर वीक लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो ले देखिए मैंने कंक्लूसिव बात आपको क्या बताया। अरे सिर्फ एक पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट क्या? थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन दिया था? लिनस पॉलिंग। किसमें, कौन से ईयर में? 1931 में।
अच्छा, ये थ्योरी देने का उसका मोटिव, एम, मकसद क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनाता है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसने क्या बताया, आपको बुक्स में 10 पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, मैं सब उस 10 पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन प्लस ओवरलैपिंग। क्या याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल जब लिगेंड के लोन पेयर कंटेनिंग फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कितने ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के और कितने ऑर्बिटल लिगेंड के रहेंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। उसके बाद इस ओवरलैपिंग करने से पहले मेटल क्या तैयारी करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। हो गया खत्म बात। उसके बाद लिगेंड के बारे में आपको याद रख, हाइब्रिडाइजेशन का जो चार्ट मैंने बताया था वो याद कर लेना, और लिगेंड पहचानने का तरीका आप याद कर लेना। एक बात और स्टूडेंट जो मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो अगर कभी आपको यहां पर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आएगा कि कैसे कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले सुन लो। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है म्यू, और कैलकुलेट करने का तरीका होता है √n इंटू n+2, और यूनिट क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन। बीएम जो लिखा हुआ है बोहर्स मैग्नेटॉन। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो n का वैल्यू यहां पर 1 पुट कर देना, 1 और वो 1+2, और ये हो जाएगा बोहर्स मैग्नेटॉन। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2 + 1 3, और ये हो जाएगा आपका √3 बोहर्स मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कैलकुलेट कर लेना, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो थ्योरी इतना ही था। अब मैं आता हूं स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एग्जामिनेशन में कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने जा रहा है, और क्वेश्चन से वापस इसी पॉइंट को समझो। इस क्वेश्चन में टोटल आपको 5 कैलकुलेट करवाया जाता है, 5 टर्म्स कैलकुलेट करवाया जाता है। क्या क्या कैलकुलेट करवाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्व देगा, उसमें पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जियोमेट्री बताओ, उस कॉम्प्लेक्स का नेचर बताओ, मैग्नेटिक नेचर बताओ, और मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। बस यही 5 चीज आपसे पूछता है स्टूडेंट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। मैं क्वेश्चंस को 2 पार्ट में 2 केस में आपको समझा रहा हूं। एक ऐसा केस लूंगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और दूसरे केस में मैं ऐसा स्टडी करूंगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अभी आप देख के बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 वाला। तो मैं 4 वाला एग्जांपल आज डिस्कस कर देता हूं, 6 वाला एग्जांपल कल डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करो, मैं बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर बनाओगे ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके साथ साथ मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि आपने रिजल्ट देखा, इस बार भी मेंटोरियन से ही इस हजारीबाग में हाईएस्ट नंबर थ्योरी में भी लेके आया और प्रैक्टिकल में भी लेके आया। आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आप भी हिस्ट्री बना सकते हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, और साथ ही साथ घर में बैठ के मैक्सिमम टाइम पढ़ने का कोशिश करो। कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल आपके साथ हूं। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी मुझे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्व दे दिया गया और बोला गया ये 5 टर्म्स आप बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उतारना नहीं, मैं सारा चीज आपके नोट्स में लिख के दे दिया हूं। आप समझो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा सेंट्रल मेटल एटम का। मैं शॉर्ट में लिखा हूं आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकल का निकालूंगा। तो स्टूडेंट जब आप निकल का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +2 आएगा। उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूंगा। किसका, जो कॉम्प्लेक्स का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसी ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। लेकिन निकेल ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, निकेल +2 स्टेज में है, डाईवैलेंट स्टेज में है, डाईवैलेंट स्टेज में है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, रफ में निकेल का ग्राउंड स्टेट में, इसको आप कह सकते हैं जब ये न्यूट्रल स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं आप। तो ग्राउंड स्टेट में मैं निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी आर फैमिलियर दैट निकेल एटम हैज द एटॉमिक नंबर 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन आर्गन 3d और 4s, आर्गन 4s2 और 3d 8, 18
और 2 20 और ये कितना हो गया 8 28 हो गया। लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो डाई वैलेंट स्टेज में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। तो कहां से पहले लूज करवाएंगे, वैलेंस सेल से, आउटर मोस्ट सेल से। कैसे पहचानेंगे, उस सेल का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो 3 और 4 में से बड़ा वैल्यू कौन सा है 4, तो पहले इसमें से निकालो। कितना तुमको रिमूव करना है 2, ये दोनों इसी से रिमूव हो जाएगा। तो यहां हो गया स्टूडेंट आपका 0। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग आप यहां ऑर्बिटल्स को दिखाओ। तो मैं 3d और 4s के ऑर्बिटल को दिखाऊंगा। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल और फिफ्थ ऑर्बिटल। ये सभी 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स किसके हैं, 3d के हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, 4s है, और मैं यहां पर 4p भी मान ले रहा हूं। आप 4d भी मान सकते हैं, चलिए मैं 4p मान लेता हूं। अब क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरेंगे, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस d सबसेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उन सभी 8 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करने जा रहा हूं। कैसे फिल किया, पहले सभी ऑर्बिटल में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेम स्पीड। देखिए सभी का मुंडी एरो का जो हेड है सभी का एक डायरेक्शन में है, 5 हो गया। अब मैं फिर स्टार्टिंग से पेयरिंग करना शुरू करूंगा, 6, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ, 6 7 और 8 हो गया। 4s में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, छोड़ दिया, और 4p में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी मैंने नहीं भरा। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या देता है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल। क्या ये 2 ऑर्बिटल डोनेट कर सकता है, ये तो पूरे तरीके से फुलफिल्ड नहीं है, ये पूरे तरीके से भरे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये डोनेट नहीं करेगा। सेंट्रल मेटल एटम किस तरह का ऑर्बिटल देता है, वैकेंट, कंप्लीटली एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल। तो कितना वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट करने वाला है, 4, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही। तो ये दोनों तो नहीं डोनेट कर सकता है, तो फिर यहां से 1 2 3 और 4, तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को डोनेट करेगा। लिगेंड क्या है यहां पर, क्लोराइडो। तो इसके इस वैकेंट ऑर्बिटल के मैं सामने लिख रहा हूं, क्लोराइडो क्लोराइडो, कितना क्लोराइडो लिगेंड है 4, तो 4 क्लोराइडो लिगेंड मैं 4 वैकेंट ऑर्बिटल के सामने लिखा। और लिगेंड क्या डोनेट करता है, लोन पेयर। लिगेंड क्या डोनेट करता है स्टूडेंट, लोन पेयर, लोन पेयर। और कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही। सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन है वो कितना, क्या देगा, वैकेंट ऑर्बिटल, कितना वैकेंट ऑर्बिटल देगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग 4 वैकेंट ऑर्बिटल देने के लिए तैयार है। लिगेंड कितना है 4, और लिगेंड क्या देता है, लोन पेयर। कितना लोन पेयर देगा, वो 4 लोन पेयर देगा। तो 1 2 3 4 क्लोराइडो जो है वो 4 लोन पेयर देने के लिए तैयार है। तो अब देखिए, अब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। और जब डोनर और एक्सेप्टर हो तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कितना एरो बनाया है 4, मैंने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है 4, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब क्या होगा स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर था, तो सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल, लोन पेयर रखने वाला ऑर्बिटल, दोनों क्या होगा, दोनों आपस में ओवरलैप होगा, दोनों आपस में ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं ऊपर वाला स्पेस को मिटा दे रहा हूं। अब आप ध्यान से देखते चलना, अब आप ध्यान से देखना, ऊपर वाले का काम हो गया है। मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, एक एस का और 3 पी का। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स किया है, एक s का और 3 p का। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जियोमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है। अब बताइए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं या लिगेंड के साथ जो ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं, वो आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है, आउटर सेल के हैं कि इनर सेल के हैं। थर्ड सेल के तो कोई भी लिगेंड के साथ ओवरलैप नहीं किए, फोर्थ सेल के साथ फोर्थ सेल का ही ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ सेल तो आउटर मोस्ट सेल है, तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
आउटर क्यों बोला गया? आउटर इसीलिए बोला गया कि ये जो 4 ऑर्बिटल है, एक s का और 3 p का, एक s का वो 3 p का, ये चारों ऑर्बिटल फोर्थ सेल के हैं, आउटर सेल के हैं, इसीलिए आउटर सेल का, वैलेंस सेल का ही ऑर्बिटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसका मीनिंग यही होता है, जो वैलेंस सेल का ही जो ऑर्बिटल है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया है, इसीलिए कहा गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आ जाओ मैग्नेटिक नेचर। चला देखो मैग्नेटिक नेचर में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और स्टूडेंट मैं पहले बताया था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी रह जाएगा तो आपको बताना है पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड रहता तो डायामैग्नेटिक। तो मैं शॉर्ट में लिखा हूं पैरामैग्नेटिक, आप एग्जाम में पूरा लिखना पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल म्यू, और फॉर्मूला है रूट अंडर n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू कितना होगा? जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2+2 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? रूट अंडर 8 बोहर्स मैग्नेट्रॉन, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से देखिए मैंने पांचों टर्म्स, या क्वेश्चन में मैंने जितने भी 5 टर्म्स पूछे गए थे वो सारा मैंने कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, प्रैक्टिस करो, समझो। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को वापस बैक करके देखो, फिर भी डाउट आता है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा आपको ये कंसेप्ट। आज मैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ले रहा हूं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 6 वाला मैं कल लूंगा। तो मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले रहा हूं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकेल है। लिगेंड कौन है? कार्बोनिल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। मैं पहले क्या लिखा? ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आप शॉर्ट में मत लिखना, आप पूरा नाम लिखना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का, इसमें क्या है? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। और फिर मैं इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का लिखने जा रहा हूं। सिंस निकेल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट में ही हमको निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ग्राउंड स्टेट में ही निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो आर्गन 3d8 और 4s2 18 और 220 और ये 28, तो यहाँ पर 28 मैंने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। अब 3d में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि d सब सेल में 5 डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बना दिया। 4s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए मैंने एक ही स्क्वायर बॉक्स दिखाया, और मैंने रिजर्व के बेसिस पर मैं यहाँ पर 4p बना दिया। आप चाहे तो 4d भी दिखा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 4p का मैं ऑर्बिटल्स लूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लूंगा। हाँ, तो डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करूंगा। कैसे फिल करूंगा? पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया सेम स्पिन के साथ। जब सभी में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पांचों में फिल कर दिए, उसके बाद पेयरिंग शुरू करूंगा 6 7 और 8 अपोजिट स्पिन के साथ। 8 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब अरेंज करने के बाद अब आपको क्या दिमाग में रखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर के पास चलो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम अपना 4 वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड को देगा, और लिगेंड उसी 4 वैकेंट ऑर्बिटल में अपना 4 लोन पेयर देगा। अब देखो इस 2 ऑर्बिटल को, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का और जगह खाली है, लेकिन क्या ये ऑर्बिटल निकेल इस ऑर्बिटल को लिगेंड को डोनेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि लिगेंड को कैसा ऑर्बिटल चाहिए? कंप्लीटली वैकेंट वाला ऑर्बिटल चाहिए, ये तो पार्शियली फिल्ड है। अब स्टूडेंट यहां से एक बात समझो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिगेंड क्या है? कार्बोनिल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिगेंड क्या था? क्लोराइडो था। तो अब यहां पर स्टूडेंट समझो बात को, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, CO कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एंड सो इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सो इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाएगा। वीक फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवाएगा। अब पेयरिंग कैसे करवा रहा है? इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, तो वो क्या करेगा कि जो 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको 3d में ट्रांसफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले 3d में, और जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो फिर इस वाले 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पर पेयर हो गया, इसी मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन था उस d के ऑर्बिटल में मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पेयरिंग हो गया।
अब इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका वैकेंट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गया तो ये कंप्लीटली वैकेंट हो गया। तो 1 ये वैकेंट वाला 1 2 3 और 4। तो अब जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इस 4 वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करने के लिए तैयार है। इस 4 वैकेंट ऑर्बिटल के सामने लिगेंड आया। कौन लिगेंड है? कार्बोनिल है। कितना है? 4। तो 4 कार्बोनिल आया अपने लोन पेयर के साथ। तो लिगेंड का जो लोन पेयर है, लिगेंड का जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है और सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लिगेंड का लोन पेयर रखने वाला ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स करेगा। लिगेंड यहां पर डोनर है और सेंट्रल मेटल एक्सेप्टर है, और डोनर एक्सेप्टर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट बना, देखिए यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला को मिटा रहा हूं ताकि मैं यहां आपको समझा सकूं स्टूडेंट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, देखो चलो, अब आपसे पूछा गया कि हाइब्रिडेशन बताओ, मतलब कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स किया है। तो यही सारे ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। तो ये कौन कौन सा ऑर्बिटल है? एक एस का है और 3 पी का है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पे? हाइब्रिडेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो हो गया ये हो गया हाइब्रिडेशन आपका sp3, एक एस का और 3 पी का। ये 4s का है ना, और ये वाला आपका 4p का है ना। तो एक एस का और 3 पी का ऑर्बिटल मिक्स किया है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। जियोमेट्री क्या हो गया? sp3 का आप जो हाइब्रिडेशन का शेप क्या जियोमेट्री क्या निकल के आता है? मैंने बताया था आपको, टेट्राहेड्रल। अब आया कॉम्प्लेक्स का नेचर। तो आप देख के बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मैंने यहां पर लिया था, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं वो आउटर सेल के हैं कि इनर सेल के हैं? 3D के तो एक भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं किए हैं। किसके ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं? 4s और 4p के। लिगेंड के साथ कौन से किस ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 4s के और 4p के नहीं। तो इसका मतलब 4 तो आउटर सेल है, तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सब के सब आउटर सेल के हैं, वैलेंस सेल के हैं। मैग्नेटिक नेचर देख के बताओ, जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उनको देखो, इसमें से कोई भी अनपेयर्ड है क्या? नहीं, सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल म्यू, और फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 गॉस मैग्नेटॉन। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। n क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n का वैल्यू 0। तो यहां से आ जाएगा 0 बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया थ्योरी के साथ। तो आज आप इसी 2 क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें और फिर रिमेनिंग इसी चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। कल मैं वीडियोस के थ्रू एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दूंगा। ये मैं आपको कल ही बताऊंगा कि मैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने वाला हूं। आगे कैसे हम लोग का पढ़ाई होगा, या आगे कैसे और क्या डाउट्स, या आगे और क्या प्रोसेस है हम लोग के पढ़ने में, ये सारे चीज मैं कल वाले वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। रोज का वीडियोस देखो और रोज का पोर्शन को रोज पढ़ो स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन थैंक यू।